आप लोगों ने को कॉन्सेप्ट्स तो समझ आ गए होंगे जो मैंने वीडियोस में आप लोगों से शेयर किए थे कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसके अलावा आप लोगों के पास स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें। यानी कह लें कि इस मोशंस ग्राफ में आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन, आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। फिर आपके पास एरिया अंडर द ग्राफ का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों से शेयर किया था वीडियो में, और साथ ही साथ मैंने एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल शेयर किया था। और मैंने फिर जो फोर्सेस की वीडियो आपसे शेयर की थी उसमें फोर्सेस फोर्सेस की टाइप्स मैंने आप लोगों से शेयर की थी। और अच्छा, फोर्सेस की टाइप शेयर की थी, और फोर्सेस की टाइप्स के साथ साथ उसमें मैंने कह लेंगे फोर्सेस का मोशन पे क्या इफेक्ट होता है ये भी शेयर किया था आपसे। और फ्रिक्शन फोर्सेस क्या होती है, मतलब फ्रिक्शन जो है बेसिकली किस तरह से हमारे कह लें कि मोशन वगैरह में फ्रिक्शन का अमल दखल है, और फ्रिक्शन के क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, क्या नेगेटिव इफेक्ट है, और कहाँ पर हमें पॉजिटिव इफेक्ट रिक्वायर्ड होते हैं फ्रिक्शन के, और कहाँ नेगेटिव इफेक्ट जो है वो हमारे लिए कह लें कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं या हैजार्डियस होते हैं। ये सारी चीजें जो है मैंने आपसे क्या की थी, ये उस लेक्चर वीडियो में आपसे डिस्कस की थी जी। आए थे उन कॉन्सेप्ट्स को मैं क्या करूंगा, इन क्वेश्चंस की बेसिस पर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये है कि भाई दो एथलीट्स हैं ए एंड बी, और वो दोनों जो है 100 मीटर रेस का पार्ट है, और दोनों का जो मोशन है यानी ड्यूरिंग द रेस उन्होंने क्या मोशन फॉलो किया है, ये आपको इस ग्राफ पर क्लियरली शो हो रहा है कि भाई ड्यूरिंग द मोशन ये किस तरीके से मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एथलीट ए और बी मेंशन है स्क्रीन पे, और एथलीट ए का जो है वो शो हुआ है कि भाई 0 से स्टार्ट हो रहा है उसका मोशन, और कहां जाके एंड हो रहा है, ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं, ये क्लियरली इस ग्राफ में विजिबल है। अब एग्जामिनर जो आपसे सवाल पूछ रहा है, तो देखें पार्ट ए में जो आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एथलीट ए ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 सेकेंड ऑफ द रेस। यानी आपने क्या करना है, आपने सिंपल ग्राफ देखना है, और ग्राफ में ये बताना है कि भाई ड्यूरिंग फर्स्ट 8 सेकेंड एथलीट का मोशन क्या था। अगर आप स्क्रीन पर देखें बच्चों, तो स्क्रीन पर देखें तो आपको क्लियरली ये चीज नजर आएगी कि भाई फर्स्ट 8 सेकेंड अगर हम देखें एथलीट ए का ग्राफ, तो शुरू में स्टार्टिंग में देखें 4 सेकेंड तक एक कर्व है, और फिर 4 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो आपने सिंपल यही चीज दिखनी है। देखिए कर्व जो है वो शो कर रहा है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, क्योंकि देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो शो करता है स्पीड ऑफ द बॉडी। सो फ्रॉम 8 सेकंड टू फ्रॉम 0 सेकंड टू 4 सेकंड द स्पीड इंक्रीजेस, and from 4 second to 8 second the body is moving with constant speed, because during 4 to 8 second the graph is a straight line with constant gradient. So पहले पार्ट ए का आंसर क्या है, फ्रॉम 2 सेकंड टू 4 सेकंड, और फ्रॉम 0 टू 4 सेकंड। इसे आप क्या कर सकते हैं, इसे आप 0 टू 4 सेकंड समझ लें। 0 टू 4 सेकंड स्पीड इंक्रीज हो रही है, और फिर 4 टू 8 सेकंड पर स्पीड क्या हो गई आपकी, कांस्टेंट हो गई। तो आपने सिंपल क्या करा, एथलीट ए का मोशन जो है वो क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया। पार्ट बी में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आप बताएं कि दोनों एथलीट के दरमियान में डिस्टेंस कितना है जब दोनों 100 मीटर मार्क पर पहुंच गए। तो इसके लिए भी आपने अगेन ग्राफ की हेल्प लेनी है। आपने ये देखना है कि भाई 100 मीटर मार्क पर आपने देखा कि ए और बी जो है, ए जो है 100 मीटर मार्क पे पहुंच गया। तो अब आपने बताना है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो आप क्या करें, ए और बी के बीच में जो फासला है, देखिए ए जो है वो है, ए जो है वो बेसिकली यूं कह सकते हैं हम के 72 मीटर पर है मौजूद। ए जो है, सॉरी, ए जो है वो बेसिकली 92 मीटर पॉइंट पर मौजूद है अगर आप इस स्क्रीन में ग्राफ पे देखें। और जो बी है एथलीट बी जो है वो 100 मीटर मार्क पर मौजूद है। सो आपने क्या करना है, 100 माइनस 92, देन यू विल गेट द आंसर विच इज 8 मीटर। क्योंकि देखिए जब आपका एथलीट बी अपने कह लें कि विनर, यानी कह लें कि 100 मीटर मार्क पर पहुंच गया और विनर बन गया, तो ए जो है वो बी से 8 मीटर पीछे था। समझ आई बात। तो आपने इस तरीके से क्या करना है, 100 में से आपने 92 को माइनस किया, देन यू विल गेट द आंसर विच इज 8 मीटर। पार्ट सी में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द एथलीट ए बिटवीन 4 सेकेंड एंड 15 सेकेंड्स। तो आपने क्या करना है, देखें ये आपसे कह रहा है कि भाई आपने एथलीट ए की जो है स्पीड को कैलकुलेट करना है 4 सेकंड से 15 सेकंड्स के बीच में। अब अगेन इस सवाल के लिए पता है आप क्या करेंगे, आप हेल्प लेंगे ग्राफ की। देखें आप ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं, देखें आप ग्राफ में जो है ये चीज क्लियरली देख सकते हैं कि
कि आपके पास जो है ना ग्राफ में 4 सेकंड से 15 सेकंड तक स्ट्रेट लाइन है, और आप लोगों को पता है, यू ऑल नो वेल दैट द स्ट्रेट लाइन शोज दैट देयर इज अ कांस्टेंट ग्रेडियंट। सो आपने सिंपली क्या करना है, देखिए ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। तो आपने क्या किया, आपने देखा भाई 4 सेकंड पर जो वैल्यू है वाई की वो है 20, और 15 सेकंड पर जो वाई की वैल्यू है वो है 100। सो आपने सिंपल क्या किया, आपने 100 में से 20 माइनस किया और डिवाइड कर दिया टाइम को, यानी कि 15 माइनस 4 करके टाइम से डिवाइड किया, देन यू विल गेट द आंसर विच इज 7.27। और आपने उस 7.27 को अप्रोक्सीमेटली जो है 7.3 मीटर पर सेकंड के इक्वल ले लिया। सो ये आपकी स्पीड आ गई एथलीट ए की बिटवीन 4 टू 15 सेकेंड्स। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आप देखें सिंपल, इस क्वेश्चन 1 में मैंने आपको क्या चीजें सिखाई, मैंने आपको ये सिखाया कि भाई ग्राफ को देख के मोशन किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं और स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी है। समझ आई बात, क्योंकि स्पीड जो है वो असल में इस ग्राफ का ग्रेडियंट है, यानी 4 सेकंड से 15 सेकंड के बीच में आपने क्या करना है, ग्रेडियंट को फाइंड आउट करना है, तो आपको पता लग जाएगा भाई स्पीड क्या है एथलीट ए की। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपसे कह रहा है कि भाई एक साइकिलिस्ट है जो कि स्टार्ट कर रहा है मूव करना फ्रॉम रेस्ट, और फिर क्या किया, साइकिलिस्ट ने एक्सेलरेट्स किया और देन स्टार्ट ट्रेवल एट कांस्टेंट स्पीड, यानी कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करने लगा। अच्छा, ये जो बातें कह रहा है ना, ये इसे आप अपने इस कह ले पिक्चर से भी देख सकते हैं। देखें स्टार्टिंग में 0 सेकंड पर जो पोजीशन थी साइकिलिस्ट की वो 0 पर थी, फिर क्या हुआ 4 सेकंड हुआ टाइम तो उसकी पोजीशन हो गई 8 मीटर, और देन आप अगेन देखें कि मजीद जब 4 सेकंड का टाइम बढ़ा तो उसकी कह लें कि जो मूवमेंट है वो 14 मीटर बढ़ गई, और फिर दोबारा जब 8 से 12 सेकंड हुआ टाइम तो उसका कह लें कि जो मूवमेंट है उसने दोबारा 14 मीटर का डिस्टेंस क्या किया, ट्रेवल किया। तो आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि 4 टू 8 एंड 8 टू 12 सेकंड, इन दो इंटरवल्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था साइकिलिस्ट ने वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। सो यही तो आपसे कह रहा है कि साइकिलिस्ट जो है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and then accelerate, because 0 to 4, between 0 to 4 seconds cyclist accelerates, and from 4 to 12 second accelerates moves at a constant speed। अब आपसे एग्जामिनर ये कह रहा है कि भाई फिगर 2.1 पर आप क्या करें, पॉसिबल पोजीशन ड्रॉ करें साइकिल के फ्रंट व्हील की एट 16 सेकंड। अच्छा, अगर आप देखें अपने सवाल में तो ये कह रहा है कि भाई 12 सेकंड पर साइकिलिस्ट ने ब्रेक अप्लाई किया, जब उसने ब्रेक अप्लाई किया देन द साइकिलिस्ट स्लोज डाउन, साइकिलिस्ट जो है वो क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया। अब आप क्लियरली देखें, आप ये देखें एग्जामिनर ने आपको हिंट जो है वो सवाल में ही दे दी, उसने कहा कि साइकिलिस्ट जो है वो स्लो डाउन हुआ है। अब स्लो डाउन का मतलब ये है कि साइकिलिस्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अब आपको पता है कि 8 से 12 सेकंड के बीच में साइकिलिस्ट ने 14 मीटर का डिस्टेंस क्या किया था, ट्रेवल किया था। तो अब आप जो अगला मार्क लगाएंगे ना 16 सेकंड्स पर, वो आप क्या करेंगे, 14 मीटर डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पे लगा देंगे। समझ आई बात, जैसे अगर आप देखें तो 14 मीटर जो है वो कवर होता है 50 मीटर पे, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 50 से पहले एक पोजीशन पे जो है क्या किया, डिस्टेंस को मार्क कर दिया, और आप 50 से पहले किसी भी पोजीशन पे क्या कर सकते हैं, पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने मार्क किया है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये है 16 सेकंड्स पर साइकिलिस्ट की पोजीशन। अब यहाँ पे कह रहा है कि फिगर 2.2 में आप क्या करें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करें ऑफ द साइकिलिस्ट फॉर फर्स्ट 16 सेकंड्स। 16 सेकंड्स के लिए आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। तो अब देखें सारा का सारा जो मोशन है साइकिलिस्ट का वो तो क्लियरली आपको वर्डिंग की फॉर्म में जो है वो डिफाइन हुआ हुआ है। आपको पता है कि भाई 0 से 4 सेकंड पर साइकिलिस्ट ने क्या किया, बिटवीन 0 टू 4 सेकंड, 0 टू 4 सेकंड्स साइकिलिस्ट एक्सेलरेट्स, साइकिलिस्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो आपने क्या किया, आपने 0 से 4 सेकंड में पोजीशन क्या थी 4 सेकंड पर 8 मीटर, तो आपने 8 मीटर वाई एक्सिस पे मार्क करके 0 टू 4 सेकंड पर आपने कर्व बना दिया। फिर आपको पता है कि 4 से 12 सेकंड तक उसका डिस्टेंस स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, यानी स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ। तो आपने देखा भाई 8 मीटर से 36 मीटर तक आपने क्या किया, 36 मीटर मार्क किया पॉइंट 12 सेकंड्स पर, 36 मीटर पॉइंट मार्क करके आपने क्या किया, 8 मीटर से 36 मीटर तक स्ट्रेट लाइन खींच दी, जो कि ये शो कर रहा है द स्पीड इज कांस्टेंट बिकॉज द ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। उसके बाद ये आपसे कह रहा था कि भाई 12 से 16 सेकंड में साइकिलिस्ट जो है वो क्या हुआ,
उसका मोशन जो है वो डिक्रीज हुआ, स्लो डाउन हुआ साइकिलिस्ट। क्यों? क्योंकि 12 सेकंड पर साइकिलिस्ट ने ब्रेक अप्लाई किए थे। तो आपने सिंपल क्या किया, 12 सेकंड यानी 36 से लेके आपने बेसिकली कह ले कि जो 46 मैंने जैसे यहाँ पे मार्क किए पोजीशन, तो 46 तक आपने क्या किया, आपने एक कर्व बना दिया। सही है? तो ये जो कर्व है ये शो कर रहा है कि भाई जो साइकिलिस्ट की स्पीड है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये था, इस तरीके से ग्राफ बनेगा आपका। अब पार्ट सी जो है, पार्ट सी में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 सेकंड्स, यानी फर्स्ट 12 सेकंड्स में आप स्पीड बताएं साइकिलिस्ट की। अब देखें फर्स्ट 12 सेकंड जो है उसमें आपको ये पता है कि भाई साइकिलिस्ट ने ड्यूरिंग द 12 सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल किया है 36 मीटर का, और एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला यही होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट पुट 36 meter and divided it by 12 seconds. So when you divide 36 by 12, you will get an answer which is 3 meter per second. So 3 meter per second is the average speed of the cyclist during the first 12 seconds. So students, now move to the next question. अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपसे कह रहा है कि फिगर 1.1 शो कर रही है कि भाई एक पैराशूटिस्ट है जो कि फ्री फॉल मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और फिगर 1.2 जो है वो इसका ग्राफ शो कर रही है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने वीडियो में आप लोगों से ये ग्राफ शेयर किया था और मैंने इसमें ये समझाया था कि ड्यूरिंग द स्टार्ट देखें आप, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फिर आ गया कर्व, कर्व शो कर रहा है कि भाई एक्सेलरेशन जो है पैराशूटिस्ट का वो डिक्रीज हुआ, और फिर बी से आगे देखें हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये है किसका, तो देखें बेसिकली जो है पॉइंट बी पर आपने ये देखा कि भाई पॉइंट बी और उससे आगे जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इट मींस कि पॉइंट बी मार्क पर जो है बॉडी पर एक्ट होने वाली दो फोर्सेस थी, एयर रेजिस्टेंस और वेट, वो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। और जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए तो इसका मतलब बॉडी का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 हो गई और एक्सेलरेशन भी 0 हो गया। इट मींस एट पॉइंट बी body achieves terminal velocity, and from point B and onwards body starts moving with terminal velocity which is a constant velocity, और बॉडी क्या करेगी, सेफली लैंड कर जाएगी ग्राउंड पे। सो पार्ट ए में, यानी कह ले कि ए के पार्ट 1 में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आप बताएं कि पैराशूटिस्ट पे डाउनवर्ड फोर्स कौन सी अप्लाई हो रही है। सो आप लोगों को पता है कि पैराशूटिस्ट पे डाउनवर्ड फोर्स उसका वेट होगा या फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप वेट लिखेंगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, इफ यू राइट डाउन फोर्स ऑफ ग्रेविटी देन यू विल गेट होल मार्क्स। सो इस अब देखें क्वेश्चन पार्ट 2 में आपसे कह रहा है कि स्टेट द नेम ऑफ वन अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दी पैराशूटिस्ट। अब देखें जो अपवर्ड फोर्स है वो क्या है। अपवर्ड फोर्स आप लोगों को पता है भाई एयर रेजिस्टेंस है। सिंपल फ्री फॉल मोशन में there are only two forces involved in free fall motion, one is weight and the second is air resistance. So air resistance acting upward, and air resistance is also known as upthrust or drag, air drag. तो आप क्या लिख सकते हैं, upward force में आप air resistance भी लिख सकते हैं, you will also write air drag and you will also write upthrust. पार्ट बी जो है इसके पार्ट 1 में आपसे कह रहा है स्टेट द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पैराशूटिस्ट, गिव द यूनिट ऑफ योर आंसर। देखें अगर आप ग्राफ यानी फिगर 1.2 को देखें तो आप देख रहे हैं कि इनिशियली जो है वो स्ट्रेट लाइन था ग्राफ। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि आपका देखें ये स्पीड टाइम ग्राफ है, और स्पीड टाइम ग्राफ का मतलब ग्रेडियंट जो होता है वो शो करता है एक्सेलरेशन। और अगर स्टार्टिंग में स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और जो मोशन है वो है फ्री फॉल। सो फ्री फॉल में होता क्या है, बॉडी विल फॉल ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी and an acceleration is produced due to force of gravity, and the value of that acceleration is constant which is 10 meter per second square. So आपने सिंपल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देना। पार्ट 2 में आपसे कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द एक्सेलरेशन डिक्रीजेस फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी में एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज क्यों हो रहा है। सो देखें आप सिंपल ये देख सकते हैं कि भाई ए से बी की अगर हम बात करें तो क्लियर है एक चीज कि भाई आपके पास ए से बी की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे पैराशूटिस्ट फॉल करता है
तो आप लोगों को मैंने शेयर किया था वीडियो में कि जैसे जैसे पैराशूटिस्ट फॉल करता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, और स्पीड इंक्रीज होने की वजह से उस पे एक्ट होने वाली एयर रेजिस्टेंस जो कि अपवर्ड फोर्स है वो भी इंक्रीज होती है। तो आप खुद देखेंगे जब एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब एयर रेजिस्टेंस और वेट जो है वो दोनों अनबैलेंस हो गए, और अनबैलेंस होने का मतलब है कि आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो जाएगी, वो भी अनबैलेंस हो जाएगी। तो अब आप खुद देखें कि ए से बी के दरमियान में एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ रिजल्टेंट फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब कि ए से बी के दरमियान में जब एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, सो इट मींस रिजल्टेंट फोर्स आल्सो डिक्रीजेस बिकॉज एयर रेजिस्टेंस विच इज एन अपवर्ड फोर्स इंक्रीजेस। तो आपने सिंपल यही लिखना है कि एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द पैराशूटिस्ट इंक्रीजेस then weight which decreases the resultant force। अगर हम पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 में आपसे कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द पैराशूटिस्ट फॉल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड आफ्टर बी। सो मैंने आपको देखें स्टार्टिंग में क्वेश्चन के बताया था कि पॉइंट बी जो है ये वो पॉइंट है जिस पर बॉडी पे एक्ट होने वाली अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स एक दूसरे के बराबर हो गई। इट मींस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स बैलेंसेस ईच अदर एंड द रिजल्टेंट फोर्स becomes zero। That's why the acceleration also becomes zero। So you just write down that air resistance becomes equal to the weight, or air resistance balances the weight and the resultant force becomes zero। That's why the acceleration becomes zero, and after B body falls with constant speed, and this constant speed is known as terminal velocity। Now the next question। So class इस next question में आपसे कह रहा है कि भाई फिगर 9.1 है जो कि शो कर रही है भाई बॉडी पर दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्ट कर रही है। आप देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट साइड फोर्स ए इज एक्टिंग एंड ऑन द राइट साइड फोर्स बी इज एक्टिंग। सो अगर आप अब एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि नाउ यू विल हैव टू कंपेयर द साइजेस एंड डायरेक्शन ऑफ टू फोर्सेस व्हेन द कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड एट कांस्टेंट स्पीड। यानी कार जो है वो स्ट्रेट रोड पर जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो आप बताएं कि दोनों एक्ट करने वाली जो फोर्सेस हैं इनके साइजेस और डायरेक्शन में क्या फर्क आएगा। सो देखें बहुत सिंपल सी चीज है। आपने क्या करना है, आपने सिंपल देखा कि भाई जब बॉडी जो है कोई भी बॉडी हो अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, और रिजल्टेंट फोर्स जीरो कब होती है जब सारी की सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती है। अब इस कार पर सिर्फ दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, फोर्स ए एंड फोर्स बी। इट मींस फोर्स ए and force B balances each other, or in other words we can say that force A is equal to force B। That's why the resultant force becomes zero and acceleration also becomes zero and the body is moving with constant speed। So you just write down that force A is equal to force B, or force A balances force B, or force A and force B balances each other, and you will get a whole 1 mark। इसी तरह पार्ट 2 में ही आपसे कह रहा है एक्सेलरेटिंग। अब आप लोगों को पता है कि जब एक्सेलरेट कर रही होती है बॉडी देन द फॉरवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑलवेज इंक्रीजेस देन बैकवर्ड फोर्स। सो आपने क्या लिखना है, यहाँ पे फॉरवर्ड फोर्स है फोर्स बी और बैकवर्ड फोर्स है फोर्स ए। सो यू जस्ट राइट डाउन दैट फोर्स बी इज ग्रेटर देन फोर्स ए, दैट्स व्हाई द कार इज एक्सेलरेटिंग। पार्ट बी की अगर हम बात करें सो पार्ट बी में आपसे कह रहा है कि नाउ द कार टेक्स अ टर्न और एट अ शार्प कॉर्नर, यानी एक कॉर्नर पे टर्न कर रही है कार एट कांस्टेंट स्पीड, यानी कांस्टेंट स्पीड से टर्न कर रही है कॉर्नर को। तो ये आपसे कह रहा है कि आपने बताना है और सजेस्ट करना है द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। देखिए यू ऑल विल नो that when a car turns a corner it means the car is following a curved path or moving on a circular path, and when an object is moving on a circular path then the direction of resultant force acting on the object or the acceleration produces in an object both are acting towards the center of the curve path। So आपने क्या लिखना है, आपने सिंपल ये लिखना है कि भाई रिजल्टेंट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कॉर्नर। सो अगर हम इसका कह लें कि नेक्स्ट पार्ट देखें, सो नेक्स्ट में ये आपसे कह रहा है कि फिगर 9.2 जो कि एक ग्राफ है ये शो कर रहा है भाई फर्स्ट 24 सेकंड्स जो है ना बॉडी के उसका मोशन शो कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट रोड। अब ये आपसे कह रहा है कि भाई आप खुद देखें कि 0 to 8 सेकंड स्ट्रेट लाइन है ग्राफ, देन 8 to 12 सेकंड और 13 सेकंड ग्राफ क्या हुआ, कर्व हुआ, एंड आफ्टर दैट द ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन।
ग्राफ जो है वो क्या है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। सही है। सो नाउ अब आपने क्या करना है क्लास। सो पार्ट 1 में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि ड्यूरिंग द मोशन देयर इज अ पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो आपने बताना है कि वो कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आप सिंपल देखें कि 0 सेकंड से 8 सेकंड तक ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। सो इट मींस फ्रॉम 0 to 8 second to 8 second, 0 to 8 second is a period during which the acceleration is constant. पार्ट 2 में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि आपने मेन एनर्जी चेंज बताना है दैट अकर इन 24 सेकंड्स। तो आप क्लियरली देखें कि भाई कार जो है वो मूव कर रही है और कार में आपको फ्यूल डलवाना पड़ता है। इट मींस फ्यूल का मतलब है कि केमिकल एनर्जी। एंड व्हेन यू स्टार्ट अप अ इंजन, सो होगा क्या, द फ्यूल बर्न्स अप and gives you energy and the car starts moving. So it means कि few chemical energy is converted or changes to kinetic energy, and as the car starts moving the engine heats up or produces sound. So you can write that chemical energy changes to kinetic energy, thermal energy and sound energy. और अगर आप सिर्फ लिख देंगे कि chemical energy changes to kinetic energy and thermal energy, so you will also get 3 marks, बिकॉज यहाँ पे 3 नंबर हैं 3 बातें लिखने के। एक नंबर है केमिकल एनर्जी लिखने का, एक नंबर है काइनेटिक एनर्जी लिखने का, एंड द अदर मार्क्स इज फॉर राइटिंग थर्मल एनर्जी। अगर मैं पार्ट 3 की बात करूं तो पार्ट 3 में आपसे कह रहा है कि भाई एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकंड्स और इक्वेशन भी लिखनी है। सो आपको पता है एक्सेलरेशन की इक्वेशन होती है v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो आपने क्या किया, आपने v की जगह पर देखा भाई जो ड्यूरिंग 8 सेकंड, फर्स्ट 5 सेकंड आपको फाइंड आउट करना है ना। तो फर्स्ट 5 सेकंड में आप देखेंगे जो बॉडी की स्पीड है वो है 8 सेकंड्स, सॉरी 8 मीटर पर सेकंड। तो आपने क्या किया, 8 माइनस 0 कर दिया और डिवाइड कर दिया 5 से, तो आपका आंसर आ गया जो कि है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, पार्ट 4 की अगर हम बात करें तो पार्ट 4 में आपसे कह रहा है कि आपने बताना है कि फर्स्ट 5 सेकंड में बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। देखिए वीडियो में लेक्चर जो मैंने आपसे शेयर किया था, वीडियो जो शेयर की थी उसमें मैंने बताया था कि स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है उसका कह लें कि एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो असल में शो करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। सो व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ग्राफ अंडर 5 सेकंड्स। तो आप देखें कि 5 सेकंड तक जो है ग्राफ एक ट्राइंगल बन रहा है, और ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया फाइंड करने का, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आप देखें कि हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस जो है वो टाइम है यानी 5 सेकंड, और हाइट कितनी है 8 सेकंड। क्योंकि अभी ऊपर वाले प्रीवियस क्वेश्चन में आपने फाइनल स्पीड जो है वो क्या ली थी, 8 मीटर पर सेकंड ली थी। तो आपने क्या किया, हाफ मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि बेस है, मल्टीप्लाई बाय 8 जो कि स्पीड यानी कि हाइट है 8 मीटर पर सेकंड। तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपको मिल गया आंसर 20 मीटर। So 20 meter is the distance traveled in the first 5 seconds. पार्ट डी में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि कार जो है वो स्टॉप हो गई जब ब्रेक्स अप्लाई किए। तो ये कह रहा है कि भाई बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स हैं जो डिस्टेंस को, यानी कह लो कि जो अफेक्ट करते हैं उस डिस्टेंस को जो कार ट्रेवल करती है जब ब्रेक अप्लाई होते हैं। देखिए याद रखिएगा हमारे पास दो तरह के डिस्टेंसेस होते हैं। When the car is moving with constant speed, then the distance traveled by the car at constant speed is called thinking distance. And when the car applies brake, so the distance traveled by car after the application of the brakes is called braking distance. तो ये जो यहाँ पे आपसे बात कर रहा है ना, ये कह रहा है कि बताओ ब्रेकिंग डिस्टेंस पर और कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो दो फैक्टर आपने लिखने, तो वो दो फैक्टर कौन से हैं। देखिए आप लोगों को पता है कि जब कार जो है या जो भी बस या जो भी व्हीकल है उसमें जब पैसेंजर बहुत ज्यादा बैठे हो तो मास बढ़ जाता है। तो पैसेंजर ज्यादा होने की वजह से जब मास बढ़ गया तो इसका मतलब इनर्शिया बढ़ गया। जब इनर्शिया बढ़ गया तो कार जो है उसको कह लें कि स्लो डाउन होने में क्या लगेगा, वक्त लगेगा, या यूं कह लें कि उसका जो इफेक्ट है वो उसके ब्रेकिंग डिस्टेंस पर आएगा। तो आपने सिंपल लिख दिया मास ऑफ द पैसेंजर्स। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि जब बॉडी मूव कर रही होगी तो सम एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स ऑन द बॉडी in the opposite direction of the force, फॉरवर्ड फोर्स। तो आपने सिंपल क्या किया भाई, आपने लिख दिया सेकंड फैक्टर है एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन दी कार। सो अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्लास,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि भाई जो ड्राइवर है उसने देखा कि आगे ड्राइवर यानी कार चला रहा था एंड देन द ड्राइवर सीज दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन इमरजेंसी अहेड एंड ही अप्लाइज अ ब्रेक एंड ड्यूरिंग हिज रिएक्शन टाइम द कार ट्रेवल्स एट अ स्टेडी स्पीड एंड कवर्स अ डिस्टेंस नोन एज थिंकिंग डिस्टेंस। देखें यहाँ पे मेंशन है कि कांस्टेंट स्पीड से जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो थिंकिंग डिस्टेंस कहलाता है, और जब ब्रेक अप्लाई कर दें तो उसके बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस। सो ये कह रहा है कि एक एनर्जी चेंज बताएं, जब कार ब्रेक अप्लाई करेगी तो क्या एनर्जी चेंज आएगा। सो वो एनर्जी चेंज क्या होगा कि भाई जब कार ब्रेक अप्लाई करेगी तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होगी हीट और साउंड एनर्जी में। क्योंकि देखिए जब कार ब्रेक अप्लाई करती है ना तो कार के व्हील जो है वो गर्म हो जाते हैं, और दूसरा साउंड आता है ब्रेक अप्लाई होने के बाद। तो आपने सिंपल लिखना है काइनेटिक एनर्जी चेंजेस टू हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। पार्ट बी में आपसे कह रहा है कि फिगर 9.1 जो है वो शो कर रही है स्पीड टाइम ग्राफ, और जो है ग्राफ जो है वो आपको जीरो सेकंड से शो हो रहा है। 0 सेकंड पर जो स्पीड है कार की वो मैक्सिमम है 30 मीटर पर सेकंड है, और जो कार का टोटल मास है वो है 80 kg। अभी आपसे कह रहा है डिटरमाइन द थिंकिंग डिस्टेंस। आप देखेंगे थिंकिंग डिस्टेंस कहाँ है। देखें 1 सेकंड तक का जो ग्राफ है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन यानी स्टेडी स्पीड कांस्टेंट स्पीड, तो ये शो कर रहा है कांस्टेंट स्पीड थिंकिंग डिस्टेंस को। तो आपने क्या करना है, आपने 0 से 1 सेकंड तक जो ग्राफ है इसका एरिया फाइंड करना है। सही है, और आप देखें कि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो आपने सिंपल क्या किया, लेंथ जो है वो हो गई 30 और जो विड्थ है वो है 1 सेकंड यानी 1। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 1 द डिस्टेंस इज 30 मीटर। पार्ट 2 में आपसे कह रहा है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है ना, आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए आपको पता है कि भाई कार जो है वो जो डी एक्सेलरेट कर रही है जिस पोर्शन में, असल में डी एक्सेलरेट जो है ग्राफ, वो पोर्शन ग्राफ का वो पोर्शन जो डी एक्सेलरेशन शो कर रहा है उस पोर्शन के अंडर जो एरिया होगा वो शो करेगा ब्रेकिंग डिस्टेंस को। तो आप देखें कि 30 मीटर पर सेकंड से कार जो है उसका ग्राफ डी एक्सेलरेट होना शुरू हुआ। तो यहां से देखें 30 मीटर पर सेकंड से अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो आपको नजर आएगा कि जो डी एक्सेलरेशन वाला पोर्शन है वो असल में एक ट्राइंगल है। तो आपने क्या करना है, उसका एरिया फाइंड आउट कर लेना है, हाफ मल्टीप्लाई बाय, आप खुद देखें कि 1 सेकंड से 5 सेकंड तक जो टाइम है बेस जो है ट्राइंगल का वो है 4। तो आपने 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय जो हाइट है इस ट्राइंगल की वो है 30 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दिया, एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट एन आंसर विच इज 60 मीटर। पार्ट 3 में ये आपसे कह रहा है द डी एक्सेलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग ब्रेकिंग, यानी जब आपने ब्रेक अप्लाई करे तो कार का डी एक्सेलरेशन क्या था वो बताना है। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए जब आप क्या करते हैं, जब आप कार पे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कार डी एक्सेलरेट करती है यानी कार स्लो डाउन हो रही है, उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। डी एक्सेलरेशन का मतलब है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर जो बात याद रखनी है ना वो ये है कि एग्जामिनर ने कह दिया डी एक्सेलरेशन, तो अब जो आप वैल्यू निकालेंगे ना डी एक्सेलरेशन की उसके साथ माइनस साइन नहीं लगाइएगा काइंडली। अगर एग्जामिनर लिखता है यहाँ पे एक्सेलरेशन तो फिर आप क्या करते, आप माइनस साइन लगाते। सही है, सो देखें आपने सिंपल क्या किया, आपने ये देखा भाई डी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। सो डी एक्सेलरेशन के लिए आपने क्या किया, आपने देखा कि भाई 1 सेकंड से 5 सेकंड तक ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, और ये है एक स्ट्रेट लाइन जो कि, और स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। तो आपने देखा 1 सेकंड पर जो स्पीड है वो है 30, तो ये हो गई इनिशियल स्पीड, और 5 सेकंड पे स्पीड 0 है तो ये हो गई फाइनल। और फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड है 0 और इनिशियल है 30, सो 0 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 1 से 5 सेकंड तक जो टाइम इंटरवल है वो है 4 सेकंड। तो आपने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। सो आंसर क्या आएगा, -30 डिवाइडेड बाय 4, आपका आंसर आएगा -7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट जैसे कि मैंने मेंशन किया था आपको शुरू में इस पार्ट के कि भाई एग्जामिनर ने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया डी एक्सेलरेशन, तो आप क्या करेंगे, माइनस साइन को हटा देंगे। सो पार्ट 4 में ये आपसे कह रहा है द फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ब्रेक्स। अब देखें सिंपल फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप पार्ट 3 में फाइंड कर चुके हैं 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास आपको गिवन है पार्ट बी के स्टार्टिंग में 800 केजी। सो आपने सिंपली क्या करना है, यू जस्ट मल्टीप्लाई द वैल्यू 800 बाय 7.5 एंड देन यू विल गेट एन आंसर व्हिच इज 6000 न्यूटन। सो 6000 न्यूटन इज द फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ब्रेक्स। नाउ क्लास, सो अगर हम पार्ट सी देखें तो पार्ट सी में आपसे कह रहा है कि भाई फ्रिक्शन
और जो टी एक्सेलरेशन है, इसका आइडिया यूज करते हुए क्या करें, स्टेट और एक्सप्लेन करें कि ब्रेकिंग डिस्टेंस किस तरीके से अफेक्ट होगा। देखें ये आप अब यहाँ पे इसने कुछ कंडीशंस दे दी हैं बच्चों। पहली कंडीशन ये कह रहा है कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं पुराने टायर्स की जगह नया टायर यूज कर रहा हूं। अगर आप लोगों को याद हो फ्रिक्शन वाला, जो मैंने कह लें कि वीडियो में फ्रिक्शन वाला पोर्शन जो है, उसमें मैंने आपको थ्रेड्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जिसमें मैंने कहा था व्हील पे नए नए डिजाइन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन को मैक्सिमाइज किया जाए, जिसकी वजह से रोड पे ग्रिप बने। अब आप खुद बताएं, जब फ्रिक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगी, फ्रिक्शन इंक्रीज होगी, तो कार जल्दी रुक जाएगी। इसका मतलब ब्रेकिंग डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो आपने लिखना है फ्रिक्शन इंक्रीजेस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस डिक्रीजेस। कंडीशन 2 ये है कि आपका जो रोड है वो वेट है। अब आप खुद देखेंगे जब बारिश वगैरह हो, और बारिश में कह लेंगे बारिश के सीजन में रोड पे आप साइकिलिंग करें या बाइक राइडिंग करें और ब्रेक मारे, तो कार या बाइक्स वगैरह स्लिप करती है, जिसकी वजह से देयर इज मैक्स हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एक्सीडेंट्स। सो जब कह लें, इसका मतलब ये हुआ कि जब रोड वेट होगा तो आपकी जो फ्रिक्शन है वो मिनिमाइज हो जाएगी, खत्म नहीं होगी, मिनिमाइज हो जाएगी, और आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ब्रेक अप्लाई करेंगे लेकिन कार बहुत देर के बाद जाके रुकेगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन मिनिमाइज हो गई। तो आपने सिंपल लिख दिया कि भाई फ्रिक्शन डिक्रीजेस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीजेस। सो क्लास पार्ट 3 में ये आपसे कह रहा है कि कार जो है वो एक हैवी लोड कैरी आउट कर रही है, यानी कह लें कि कार के अंदर बहुत ज्यादा पैसेंजर्स मौजूद है। तो बहुत सिंपल है, आपको मैंने अभी बताया कि भाई आप जो हैं जब कार में, मैंने आपको अभी बताया कि जब कार जो है उसमें पैसेंजर्स बैठे हों, तो होता क्या है बच्चों, जब कार में पैसेंजर्स बैठे होते हैं ना, तो कार का मास यानी इनर्शिया, मास बढ़ने की वजह से इनर्शिया बढ़ गया। जब इनर्शिया बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है कि अब अगर आप ब्रेक भी अप्लाई करेंगे ना, तो कार जो है वो बहुत स्लोली डी एक्सेलरेट करेगी, क्योंकि इनर्शिया जो है ना कार का, वो उसे रेस्ट में नहीं आने देगा। स्लोली स्लोली कार डी एक्सेलरेट करेगी, जिसकी वजह से अगेन आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो आपने सिंपल लिखना है कार डी एक्सेलरेट स्लोली और फ्रिक्शन डिक्रीजेस which increases the braking distance. So class, that's all for today's class. और अगर आप लोगों को बच्चों को इशू है तो देखें मैंने इसकी रिकॉर्डिंग की है, इस स्लाइड इस वीडियो की, तो वो मैं रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों से शेयर कर लूंगा। सो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगेन उससे गो थ्रू जब चाहें आप उसको देखकर, मतलब कह लें कि एक आपका जो है बेसिकली एक तरह का रिवीजन होता रहेगा, आप जब फ्री हो आप उसे देखकर उससे हेल्प ले सकते हैं। सही है क्लास? सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।